सेल ऑफ गुड एक्ट। सेल ऑफ गुड एक्ट जो है 1930 का एक्ट है, ठीक है जी। अच्छा जी, इसे SGA भी कहते हैं, ठीक है जी, सेल ऑफ गुड एक्ट। क्लियर है? सो कंटिन्यू करने जा रहे हैं, हम इसे स्टार्ट करते हैं। इसके कुछ कंटेंट हैं। कॉन्ट्रैक्ट में हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड है, फिर कंडीशन ऑन वारंटी है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी है, परफॉर्मेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, राइट ऑफ अनपेड सेलर है, ठीक है जी। शुरू करते हैं इसको। अच्छा जी, सबसे पहले हमारे पास आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड एक्ट, ठीक है जी। इसकी डेफिनेशन जो है वो सबसे पहले तो इसेंशियल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं हम लोग कि उसके क्या क्या इसेंशियल्स हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है वो मौजूद है इसमें डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है जी। सेल ऑफ गुड एक्ट की जो बेसिक डेफिनेशन है यहाँ पर ये आती है। इसमें सबसे पहली चीज़ जो हमारे पास है वो ये है कि इसमें दो पार्टीज़ जो है ना वो ज़रूरी हैं, ठीक है, पार्टी 1 एंड पार्टी 2। जब तक दो लोग नहीं होंगे तब तक जो है वो एक ख़रीदने वाला नहीं होगा और एक बेचने वाला नहीं होगा, तब तक जो है इस एक्ट का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है जी। इस एक्ट में जो है वो आपको यहाँ पर, ठीक है, ये 1 पॉइंट से स्टार्ट होता है। द सेल ऑफ गुड एक्ट 1930, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। सेल ऑफ गुड का जो कॉन्ट्रैक्ट है वेयर बाय द सेलर, एक सेलर की तरफ से ट्रांसफ़र और एग्रीज टू ट्रांसफ़र। देखिए दो बात है, ट्रांसफ़र या तो दे दे और एग्रीज टू ट्रांसफ़र द प्रॉपर्टी के बाद में दे दे, ठीक है, कि ओनरशिप जो है गुड की, किसी भी गुड की जो है वो बायर को या तो अभी दे दे या तो बाद में दे दे, लेकिन किस पर? फॉर अ प्राइस, किसी एक कीमत पर क्या कर दे? वो अदा कर दे। पैसे देकर वो गुड या तो अभी ले ले या तो बाद में क्या कर ले? अपने पास रख ले। इस तरह का जो एक्ट है, दो लोगों के दरमियान का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्या कहलाता है? सेल ऑफ गुड एक्ट। इसमें दो किस्म की जो हैं वो बातें होती हैं। पहला होता है एक तो सेल और एक एग्रीमेंट टू सेल। सेल इज़ कि वो सामान क्या कर दिया गया? बेच दिया गया। एग्रीमेंट टू सेल इज़ कि जो है वो बाद में डिलीवर कर दिया जाएगा। पैसे जो हैं वो, ये एग्रीमेंट किसके लिए बना लिया? फॉर अ फ्यूचर डेट बना लिया है, ठीक है जी। इस तरह का जो एग्रीमेंट टू सेल होता है वो किसके लिए होता है? फॉर अ फ्यूचर डेट होता है। नीचे हमारे पास जो एक पैराग्राफ मौजूद है, इस पैराग्राफ में जो है every kind of movable property other than actionable claims and money and include electrical wages, ठीक है, पहले यहाँ तक रख लेते हैं एंड मनी तक, ठीक है जी। देखें, एक्शनेबल क्लेम्स और मनी ये दोनों चीज़ें शामिल नहीं हैं, ठीक है जी। कि सेल ऑफ गुड एक्ट में कि हम मनी सेल कर रहे हैं, नॉट पॉसिबल, कैश सेल नहीं किया जा सकता, ठीक है। यानी कि मैं आपको 100 रुपये का नोट 200 रुपये में भेज दूँ, ये इसकी जो है वो बिल्कुल कंडीशन नहीं होगी। एक्शनेबल क्लेम, एक्शनेबल क्लेम इज़ अ एक्शन, जैसे कि टीचिंग जो है वो एक एक्शनेबल क्लेम है, लॉयर की जो सर्विसेज हैं, डॉक्टर की सर्विसेज हैं, ये जो है सब क्या हैं? एक्शनेबल क्लेम्स हैं। इस तरह के एक्शनेबल क्लेम्स जो हैं वो सेल ऑफ गुड एक्ट का पार्ट नहीं है। क्लियर है? सेल ऑफ गुड एक्ट में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं वो देख लेते हैं। सेल ऑफ गुड एक्ट में हमारे पास शामिल होता है इलेक्ट्रिक एंड वाटर, गैस, इस टाइप के तमाम बिल्स और इस तरह की सारी चीज़ें। एक बात इन्होंने यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट लिखी है, एक्शनेबल क्लेम और इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो इसका सब्जेक्ट नहीं हो सकता, वो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है, ठीक है, यहाँ पे मेंशन है। एक सवाल अक्सर व बेशतर जो है वो इसमें पूछा या कहा जा रहा होता है, विच वॉज लाइक के कॉइन्स, ठीक है, कॉइन्स तो मनी का पार्ट है, ठीक है, ये आपके सेल ऑफ गुड एक्ट में नहीं आता। लेकिन एंटीक कॉइन्स, ठीक है, एंटीक कॉइन्स जो हैं वो क्या रहते हैं? आपके पास सेल ऑफ गुड एक्ट का पार्ट रहते हैं। क्लियर है? एंटीक कॉइन्स, एंटीक करेंसी, पुरानी करेंसीज जो हो जाती हैं वो सेल ऑफ गुड एक्ट का पार्ट रहती है। क्लियर है? वो गुड्स में शुमार की जाती हैं।
अच्छा जी, फिर वही दोबारा जो है वो हमारे पास जो है वो आ रहा है स्पेसिफिक गुड और फ्यूचर गुड। स्पेसिफिक गुड क्या होता है? जहाँ पर गुड को आइडेंटिफाई कर लिया जाए कि ये गुड जो है ये हमें चाहिए, या तो अभी सेल कर दो या तो बाद में दे देना। ठीक है जी, आइडेंटिफाइड गुड कहलाता है। ठीक है, फिर सेकंड है फॉर फ्यूचर गुड। फ्यूचर गुड जो है वो क्या होता है? गुड टू बी मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस और एक्वायर्ड बाय द सेलर आफ्टर मेकिंग। आपने क्या किया भाई, आप शॉप पर गए फॉर एग्जांपल कि किसी भी जो है वो फॉर आप मिसाल ले लें कि आप जो है वो एक मार्ट में गए, आपने मार्ट में जो है वो बहुत सारे शैम्पूज़ रखे हुए हैं, सोप्स रखे हुए हैं, आपने स्पेसिफिकली जो है वो एक को चूज़ कर लिया, एक को पिक कर लिया, आपका क्या है वो स्पेसिफिक गुड हो गई। ठीक है, या तो अभी परचेज़ कर लें या बाद में ले लीजिएगा। लेकिन फ्यूचर गुड क्या है कि आप एक रेस्टोरेंट में गए, आपने उन्हें कहा कि मुझे डबल पैटी बीफ बर्गर विद एक्स्ट्रा चीज़ एंड मायो, ये सब आपने तफसीलन जो है ना उसको बताया, भाई ये बना के लाओ। जब वो बात अब फ़ौरन तो नहीं मिल सकता, आपने एक स्पेसिफिक गुड जो है ओ एक ख़ास तौर पे जो है उसको क्या किया है, मैन्युफैक्चर करवाया है, तो उसको मिलने में क्या लगेगा, थोड़ा सा वक्त लगेगा। और इस तरह के जो गुड्स होते हैं जो प्रोड्यूस किए जाते हैं या मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं हम, फ्यूचर गुड कहते हैं। ठीक है जी, फिर यहाँ पर हमारे पास जो है वो मौजूद है नो प्राइस पेड कंसिडर किया जाएगा एज अ गिफ्ट। ठीक है, द ट्रांसफर विल नॉट बी टेकन एज द ट्रांजैक्शन ऑफ द सेल ऑफ गुड एक्ट कवर अंडर द एक्ट। सेल ऑफ गुड एक्ट में वो शामिल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे ये बात बड़े क्लियरली अल्फाजों में लिखी है कि वो चीज़ें जिसमें करेंसी जो है इन एक्सचेंज में जो है वो करेंसी, यानी कि आप सामान लें और उसको करेंसी पे करें, ऐसा नहीं होगा तो आपका जो है सेल ऑफ गुड एक्ट वहाँ पर अप्लाई नहीं होगा, बिल्कुल भी अप्लाई नहीं हो सकेगा। अच्छा जी, यहाँ पर एक कंडीशन, एक बात जो है वो और आ गई है, विच वॉज के द पर्सन हु सेल्स द गुड एंड ही ट्रांसफर द गुड टू द बायर इन अ प्राइमरी ऑब्लिगेशन। सेलर ने बायर को सामान दे दिया, ये बायर की प्राइमरी ऑब्लिगेशन क्या है कि वो उसके लिए क्या करे, पे करे, उस गुड के लिए पे करे। लेकिन वो ऑब्लिगेशन जो है वो शुड बी कंसिडरेशन एज मनी, पैसे में शुमार की जाएगी, करेंसी होगी। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है बिल्कुल क्लियरली बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम आपको पता है, बार्टर सिस्टम इज़ कि चीज़ के बदले चीज़ ली जाए। ठीक है, बार्टर सिस्टम जो है वो सेल ऑफ गुड एक्ट का गुड एक्ट में शामिल नहीं होता, उसको हम वहाँ पे इंक्लूड नहीं करते हैं। सेल ऑफ गुड एक्ट में हमारे पास जो है वो, मैं बार्टर सिस्टम बता दूं क्या होता है। आपने 1 किलो चावल के बदले जो है वो 1 किलो चीनी दे दी, आपने जो है वो 4 कुर्सियों के बदले 1 किलो जो है वो चावल दे दिए, या आटा दे दिया, या गेहूँ दे दिया, जो भी चीज़ें। पुराना सिस्टम जो है जो पहले यूज़ किया जाता था सामान के बदले में सामान लेना, वो जो है यहाँ पर इस्तेमाल नहीं होगा प्रॉपर्टी। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रॉपर्टी अगर ट्रांसफ़र कर दी गई वो सेल्स कहलाएगी। ठीक है, लेकिन अगर ट्रांसफ़र इन फ्यूचर है तो सेल इन एग्रीमेंट कहलाएगी। हमने ये बात पीछे देख ली है जस्ट थोड़ी देर पहले, क्लियर है। फिर इसमें लिखा हुआ है रिस्क प्राइमरी प्राइमरी फैसी प्राइमा फैसी। ठीक है, प्राइमा फैसी जो है वो आपके पास क्या होता है, रिस्क ट्रांसफ़र विद द गुड्स। ठीक है, इसकी एग्जांपल जो है वो आप यहाँ देख लें कि गुड जो है वो सेलर के पास है तो रिस्क भी सेलर का है। अगर ख़राब हुआ तो नुकसान किसका होगा, सेलर का होगा। गुड ट्रांसफ़र हो गया किसके पास, बायर के पास, तो अब रिस्क भी इसका है। अब नुकसान होगा गुड का तो वो बायर का नुकसान है। अंडे दुकानदार के हाथ से गिरेंगे तो दुकानदार का नुकसान है, अगर जो है वो ख़रीदने वाले बायर के हाथ से गिरेंगे तो वो बायर का नुकसान है। इसे अच्छे से समझ लें, अभी थोड़ी देर में ये प्राइमा फैसी जो है ये दोबारा आ जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट पेज पर ही जो है ये दोबारा मौजूद है, तो वहाँ हम इसे जो है वो ड्रॉप कर देंगे। अच्छा जी, कंटिन्यू करते हैं।
फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड एक्ट में आपके पास क्या होता है, बिल्कुल ये जो आपने वो पढ़ा था सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो पढ़ा था, वो सारी चीज़ें इसमें क्या होंगी, लगेंगी, ठीक है। इट डज नॉट डिफर फ्रॉम द जर्नल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नेमली मस्ट बी, वही सारी बातें जो हैं जो हम पीछे करते हुए आए हैं, वही सारी जो हैं वो इसमें होंगी। हमने सेल ऑफ गुड एक्ट पीछे चैप्टर नंबर 2 पढ़ा है। एक ऑफ़र करेगा, एक जो है वो एक्सेप्टेंस देगा, एक्सेप्टेंस देने के बाद जो है वो कंसिड्रेशन शामिल होगी, इसके अंदर जो है वो पार्टीज़ इन्वॉल्व होंगी, लेकिन पार्टीज़ जो हैं वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। कॉम्पिटेंट से मुराद है कि एज जो है उनकी मेजर एज हो, बड़े हों 18 साल से। दूसरी कंडीशन आपके पास होती है कि दिमागी तौर पर जो है वो बैलेंस्ड हों, ऐसा ना हो ल्यूनेटिक हों, पागल हों, इडियट हों, जिनका जो है वो बिल्कुल ल्यूनेटिक होता है जिसमें पार्शली जो है ना वो कभी कभी पागल हो जाते हैं, कभी कभी दौरे पड़ते हैं। इडियट होता है जो कम्प्लीटली जो है वो क्या हो, दिमाग से बिल्कुल जो है वो खिसक चुका हो, या बिल्कुल जो है वो दिमाग से जो है वो फारिग हो चुका हो। तो इस सिचुएशन वाले जो लोग हैं उन्हें जो है वो इडियट कहा जाता है। इस सिचुएशन में कॉम्पिटेंट हो, 2 पॉइंट बता दिए। तीसरा पॉइंट आपके पास है क्वालिफाइड, ठीक है। एक है मेजर हो, एज जो है वो 18 साल हो, ठीक है। दूसरा है कि इडियट या ल्यूनेटिक ना हो। तीसरा है क्वालिफाइड बाय लॉ हो, ठीक है। क्वालिफाइड बाय लॉ तो कोई भी नहीं होता, डिसक्वालिफाइड ना हो, कि वो जिनको गवर्नमेंट ने या कानून ने मना किया हो कि आप इसके साथ, कोर्ट ने मना किया हो कि आप इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। हमने इसकी पीछे सारे एग्जांपल्स तफसीली तौर पर पढ़ी हैं, तो आप लोग वहाँ जाके इसको देख सकते हैं। फिर हमारे पास जो है वो क्या है कि अ जेन्युइन एसेंट, सिग्नेचर किया हो, जो असल सिग्नेचर है उसका वो एसेंट किया गया हो उस पर। लॉफुल थिंग हो, ऐसा ना हो कि वो बिल्कुल अनलॉफुल चीज़ हो, वेपन्स हो, या किसी को जो है वो तंग करने, परेशान करने, या जो है किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने, किसी इंडिविजुअल को नुकसान पहुंचाने का कोई कॉन्ट्रैक्ट हो, ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ना हो, ठीक है जी। फिर हमारे पास आता है कि लास्ट पॉइंट, कंसिड्रेशन द कॉल्ड द प्राइस पेड टू द प्रॉमिस, प्राइस पेड और प्रॉमिस टू पेड। कंसिड्रेशन जो है वो सामान के बदले लाजमी हो कि या तो वो अभी दे दी जाए या तो वो बाद में पे कर दी जाए, लेकिन बगैर पेमेंट के जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। क्लियर है। अ जनरल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एक्सप्रेस और एम्प्लॉयड, एक्सप्रेस और एम्प्लॉयड हमने पढ़ा है। एक्सप्रेस क्या होता है, वर्ड्स या ओरली जो है आपके सामने अल्फाजों में या तो मुंह से कह दिया गया हो, या पेपर रिटन करके जो है वो आपको दे दिया हो। फिर दूसरा होता है एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड होता है कि वो सामान ले ले। फॉर एग्जांपल हम जो है वो मार्ट में से सामान उठा लेते हैं और जाके उसके सामने जो है वो अपना एटीएम कार्ड या क्रेडिट कार्ड जो है वो सामने रख देते हैं और कहते हैं कि भाई पे कर लो, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, ये एम्प्लॉयड एक्शन होता है कि आपके काम से नज़र आ रहा है कि आप इसे परचेज करना चाहते हैं। इस तरह के जो है वो क्या होते हैं, एम्प्लॉयड एक्शंस होते हैं, ठीक है जी। फिर हमारे पास मौजूद है वही बात है कि ओरली जो है वो पार्टी या रिटन में जो है वो आपको बताए, लिख कर दे। अच्छा, ये हमने एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटरी और पार्शली एग्जीक्यूटेड और पार्शली एग्जीक्यूटरी, ये हमने शायद पहले सेल ऑफ गुड एक्ट में जो है वो पढ़ा था, जिसमें हमने कंसिडरेशन की बात की थी कि कंसिडरेशन जो है या तो अदा कर दी जाए, काम हो जाए, दोनों पैसे एक साथ अदा कर दें। फिर हमने एग्जीक्यूटरी में पढ़ा था कि जो है दोनों ने जो है वो क्या करा है, काम बाकी है, ठीक है। ऐसा ना हो कि जो है वो दोनों ने एक साथ कर दिया, दोनों का काम जो है वो बाकी है, ठीक है। अब पार्शली एग्जीक्यूटेड, एक ने काम कर दिया हो, पार्शली एग्जीक्यूटेड क्या कि एक ने काम कर दिया हो, दूसरे को पे करना बाकी हो, ठीक है। इसी तरीके से जो है हमने ये चैप्टर नंबर 2 में कंसिडरेशन वाले टॉपिक में, मेरे भी शायद जो है वो लेक्चर 3 होगा चैप्टर 2 का, 3 या 4 होगा मे बी, तो उसमें जाके आप इसको बड़ा तफसील से पढ़ सकते हैं। और जो लाइन वाइज चल रहे हैं उनको ये बात याद ही होगी, वो अपनी बुक को पीछे करके चेक कर लें। अच्छा जी, फिर हमारे पास है सब्जेक्ट मैटर ऑफ द ऑफ सेल ऑफ गुड एक्ट। सब्जेक्ट मैटर या जो चीज़ें सेल ऑफ गुड एक्ट में जो हैं वो क्या हों, शामिल होती हैं, वो क्या होती हैं। सबसे पहले तो हमारे पास आ जाता है ऑल काइंड ऑफ मूवेबल थिंग्स, ठीक है। पहले तो समझते हैं ये मूवेबल थिंग्स जो हैं वो क्या होती हैं। मूवेबल थिंग्स जो हैं
वो हर किस्म का जो है वो कह लें प्रॉपर्टी कह लें, हर किस्म की जो गोल्ड हो गए और एक्सवाइजेड चीज़ें हो गई, ये सब क्या कहलाती हैं आपकी मूवेबल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। अब इसमें वही पुरानी वाली बात जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी, एक्सेप्ट मनी एक्शनेबल क्लेम्स, दोनों बातें मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा, ये एग्जांपल यहाँ आई गई है, ओल्ड कॉइन्स और रेयर कॉइन्स जो हैं ये इसका पार्ट होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि इनको करेंसी की तरह ट्रीट नहीं किया जाता। वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिक बिल्स, ये सब क्या हैं, सेल ऑफ गुड एक्ट में शामिल होते हैं, ठीक है जी। तो ये यहाँ पे तफसीली तौर पर मौजूद है। अच्छा जी, सेल ऑफ गुड एक्ट में दो जो हैं वो कैटेगरीज बताई गई हैं। एक बताई गई है आपको इसमें एग्जिस्टेड गुड, ठीक है, वो गुड जो इस वक्त एग्जिस्ट करती है, इस वक्त मौजूद है, क्लियर है। वो गुड जो इस वक्त मौजूद है हम उसे असर्टेन गुड या अनअसर्टेन गुड भी कह सकते हैं, ठीक है। अब स्पेसिफिक गुड हमें पता है, स्पेसिफिक गुड जो है वो हमारे पास ये यहाँ पर मौजूद है। स्पेसिफिक गुड इज़ के आपके पास जो है वो, इसमें दो वर्ड्स हैं, उन वर्ड्स को ज़रा बताना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, ये असर्टेन और अनसर्टेन गुड्स जो है ना, ये अपने पास कहीं पर याद से जो है वो लिख लीजिएगा, ये एमसीक्यूज़ में आया हुआ है, ठीक है। तो अच्छा जी, सबसे पहले आता है सर्टेन। स्पेसिफिक गुड इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द टर्म ऑफ असर्टेन, ठीक है। आप एक शॉप में जाएं, आप पॉइंट करें कि भाई ये दो चीज़ें रखी हुई हैं, मुझे ये वाली दे दो। आपने पॉइंट आउट किया ये सर्टेन गुड है, आपने पहचाना और बोला मुझे उठा के दे दो, ठीक है। ये तो बड़ा आसान था। यहाँ आ जाते हैं, अनसर्टेन गुड्स क्या होती हैं। व्हेन गुड आर प्रेजेंट, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है व्हेन गुड आर प्रेजेंट बट नॉट आइडेंटिफाइड और सेपरेटेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गुड बाय द कॉन्ट्रैक्ट आर कॉल्ड अनसर्टेन। ऐसे गुड हो कि जो पहचाना नहीं जा रहा हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखे हुए 20 रेफ्रिजरेटर, सर आपने कौन सा वाला परचेज करना है, वी डोंट नो, सारे एक जैसे रखे हुए हैं, आप पॉइंट करें जाके तो हम आपको देते हैं। ऐसे गुड्स हैं जो सामने मौजूद नहीं है, ऐसे गुड्स जो हैं वो अनसर्टेन कहलाते हैं। असर्टेन गुड आपने पॉइंट किया ये मुझे दे दो, सारे अलग अलग रखे हैं, उसमें से ग्रीन वाला मुझे दे दो, मैं यूज़ कर लूँगा। ये जो भी चीज़ है, आपने कार परचेज़ की है, शैम्पू लिया है, या फॉर एग्जांपल कोई सोप है, कपड़े हैं, कोई भी चीज़ है, आपने पॉइंट किया ये वाला मुझे चाहिए, इसमें से मुझे निकाल के दे दो, ठीक है। आपने क्या किया, ये असर्टेन गुड है। लेकिन अनअसर्टेन गुड्स क्या होते हैं, जो आइडेंटिफाई ईजिली ना हो सकें, क्लियर है। अनआइडेंटिफाइड गुड्स जो हैं वो क्या कहलाते हैं, अनअसर्टेन गुड्स कहलाते हैं, ठीक है जी। फिर आ जाते हैं फ्यूचर गुड। फ्यूचर गुड की बात हमने भी थोड़ी देर पहले ही जस्ट की है। यहाँ पर इसके बारे में लिखा हुआ है, ही विल अक्वायर मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस फॉर द बायर आफ्टर द एग्रीमेंट। पहले क्या होगा, एग्रीमेंट होगा, उसके बाद मैन्युफैक्चर किया जाएगा। पहले क्या था, मैन्युफैक्चर्ड गुड थी, आपने क्या किया, जस्ट पॉइंट किया और उसे परचेज कर लिया। यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है कि पहले कॉन्ट्रैक्ट होगा, बाद में मैन्युफैक्चर की जाएंगी गुड को, क्लियर है। effect of perishing of a good in a contract of good। देखें, if क्या हो, कुछ बातें बताई जा रही हैं, अगर आपकी जो गुड है वो पेरिशेबल आइटम हो। पेरिशेबल आइटम दूध, दही और फिश, वेजिटेबल, फ्रूट्स, ये वो आइटम्स होते हैं जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। तो पेरिशेबल आइटम्स जो हैं उनको ज़्यादा वक्त तक नहीं रखा जाता। इसमें एक बात बताई गई है, क्या बात बताई गई है, गुड्स विदाउट नॉलेज ऑफ सेलर्स एंड बायर ऑफ एग्रीमेंट इज वाइड, ठीक है। देखें, अगर बायर और सेलर की नॉलेज के बगैर कोई काम हो रहा है, कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा रहा है, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट शुरू से ही गलत है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनना चाहिए, क्लियर है, पहली बात। अब अगर इन केस इस तरह से बन गया तो ये गलती किसकी है, म्यूचुअल मिस्टेक है, ठीक है। म्यूचुअल मिस्टेक ऑफ द पार्टी, दोनों की गलती है कि ना एक ने देखा ना दूसरे ने देखा, क्लियर है। अच्छा, इसकी एग्जांपल आप सब्जी वाले की दुकान पे अक्सर देख सकते हैं, वो ख़राब टमाटर डाल देता है,
तो ना वो देखता है ना हम जल्दी में देखते हैं, ले आते हैं, फिर अम्मा चीखती हैं कि भाई यार ये तुम पैसे देकर लाए हो या मुफ्त में लाए हो। तो हम उसको वापस कर दें, भाई वो मैंने नहीं देखा और मैंने नहीं देखा करके वो उसको चेंज करके दे देता है। तो इस बेसिकली क्लियर एग्जांपल, जब आप कोई सामान परचेज़ कर रहे हैं, पेरिशेबल आइटम है जो ख़राब हो सकता है, तो हम जो है उसमें ये मिस्टेक हो जाती है। मगर बट इफ़ द गुड आर डिस्ट्रॉयड फॉर सेल बिफोर द सेल, अगर सेल होने से पहले वो तबाह हो चुके हैं, तो जो बायर है वो उसका कसूरवार नहीं है। क्लियर है? तो जो उसका सेलर है उसकी गलती है, जो क्या हो गया कि वो ख़राब हो गया। अच्छा, सेकंड पॉइंट आता है इसमें, डिस्चार्ज बाय फ्रस्ट्रेशन। डिस्चार्ज बाय फ्रस्ट्रेशन एंड सेलर विल बेयर द लॉस ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ द गुड। फ्रस्ट्रेशन, गुस्से में, क्या तुमने मुझे ख़राब सामान दिया था, ये तुम वापस लो, मुझे तुमसे नहीं लेना, और ही हैज़ टू बेयर। ठीक है, जो सेलर है उसे लॉस जो है वो बेयर करना पड़ेगा, मतलब क्योंकि गुड उसके पास है तो वो सारा लॉस जो है वो उसे बेयर करना पड़ेगा। लेकिन however the parties can specially agree to pass the risk of destruction of good to the buyer with passing the property of a good। कि हम क्या कर सकते हैं, उसके डिस्ट्रक्ट होने से पहले अगर हमने वो प्रोडक्ट बायर को सेल आउट कर दी गई है, तो हमने प्राइमा फेसी में क्या पढ़ा था कि रिस्क जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा गुड के साथ। अब सारा रिस्क किसका हो गया, बायर का हो गया, नुकसान होगा तो बायर का नुकसान होगा। क्लियर है? तो हमें जो है वो जो पेरिशेबल आइटम है उसके ख़राब होने, उसकी बेस्ट कंडीशन में क्या कर देना है, उसे सेल कर देना है। अदरवाइज सेलर को नुकसान हो सकता है या तो बायर को नुकसान हो सकता है। यहाँ एग्जाम्पल लिखी हुई है, एग्जाम्पल को देख लीजिएगा। लास्ट वही लाइन आ रही है दोबारा, कंसिडरेशन फॉर अ गुड मस्ट बी अ प्राइस। ठीक है, एक कीमत होनी चाहिए, कैन नॉट बी बार्टर सिस्टम इज एप्लीकेंट। ठीक है, बार्टर सिस्टम जो है वो इसमें अप्लाई नहीं हो सकता। नीचे जो है वो कुछ इसेंशियल्स इसके लिखे हुए हैं कि कंसिडरेशन जो है वो क्या होगी। ठीक है, इसको मैं पढ़कर जो है वो बताने जा रहा हूँ, ये सारे पॉइंट्स जो हैं। अच्छा जी, पहला है बाय एक्सप्रेस एग्रीमेंट द प्राइस में बी फिक्स्ड। आपने एग्रीमेंट बनाया था, उस एग्रीमेंट में जो कीमत लिखी हुई थी वही प्राइस है, बगैर किसी डिस्कशन के, बगैर किसी ऊपर नीचे के पैसों के। आपने क्या करना है, जो प्राइस कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई है उसे पे कर देना है, और सेलर ने उसी को रिसीव करना है बगैर किसी ख़ास फरमाइश के। ठीक है, क्योंकि वो बायर और सेलर ने एग्रीमेंट बनाते हुए कंसेंट के साथ, अपनी ख्वाहिश के साथ जो है उस प्राइस को तय किया, तो अब जो प्राइस है वो उसी प्राइस पर होगी। इसीलिए कहा जाता है कि पहले जो है वो प्राइस तय कर लिए जाएँ काम करवाने से पहले। अच्छा जी, कुछ यहाँ पे बताया गया, मैनर इज प्रोवाइडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फॉर फिक्सिंग द प्राइस ऑफ गुड, द एग्रीमेंट में बी टू पे द ओपनिंग प्राइस। देखें, ऐसा भी हो सकता है कि हमने जो है वो क्या किया, शेयर्स की बिना पर जो है वो क्या की, परचेजिंग की। ठीक है, आज की लास्ट टॉपिक के दिन हम जो है वो जुमे के बाद जो है वो मैं इसे कंटिन्यू करूँगा। अच्छा जी, तो ये क्या है, यहाँ पर प्राइस जो है वो क्या रख दी जाती हैं कि मंडे मॉर्निंग को जो शेयर की प्राइस होंगी, हम क्या करेंगे, उसके हिसाब से जो है वो अपनी जो है वो सेलिंग करेंगे। या मंडे को या फ्राइडे को जो गोल्ड की प्राइस है, इस वक्त जो एक्चुअल प्राइस है, हम क्या करेंगे, उस पे इसको सेल करेंगे। जब हम आपको गुड ट्रांसफ़र कर रहे होंगे, उस वक्त जो मार्केट प्राइस होगी उस पे सेल किया जाएगा। इस तरह के तमाम कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो बिल्कुल राइट है। ठीक है, गोल्ड जो है वो आपको करंट प्राइसेस पे दिया जा रहा होता है जो इस वक्त चल रही है। ठीक है, अच्छा जी, तीसरा पॉइंट कहता है कि अगर प्राइस जो है वो उसमें ना लिखी हुई हो। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपली ये एक बात है कि जो लोग हैं, दोनों पार्टीज़ हैं, वो आपस में क्या करेंगी, डिस्कशन करेंगी, और डिस्कशन करने के बाद जो है जो मुनासिब कीमत बनती है वो उसको पे कर दी है। ठीक है, अच्छा, इफ़ अगर प्राइस जो है वो क्या है, फिक्स नहीं है, तो गुड जो है वो डिलीवर टू द बायर एंड द बायर एक्सेप्ट द गुड, द बायर मस्ट टू पे द रीजनेबल प्राइस। सीधी बात है कि आपने क्या करना है, एक मुनासिब कीमत जो है वो अदा करनी है उस गुड की। जो गुड आपको डिलीवर कर दिया गया है, जो सामान आपके पास आ गया है, आपको क्या करना है, उसकी
रीज़नेबल प्राइस, कि ऐसा ना हो कि आप उसे बहुत कम पे कर दें और ना ऐसा हो कि वो बहुत ज़्यादा डिमांड कर ले। एक रीज़नेबल प्राइस, एक मुनासिब कीमत जो है वो क्या कर देनी है, अदा कर देनी है। फिफ्थ एंड द लास्ट पॉइंट सेज अ प्राइस में बी लेफ्ट टू बी फिक्स बाय द वैल्यूएशन ऑफ द थर्ड पार्टी। ऐसा भी हो सकता है कि जब मिस्टर ए और मिस्टर बी जो हैं वो उस गुड की एक प्राइस डिटरमाइन कर रहे हैं और वो किसी कंसेंसस इत्तेफाक राय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो थर्ड पर्सन जो है वो दोनों की बातें सुनकर एक रीज़नेबल प्राइस, एक मुनासिब कीमत बताकर दोनों को सेटिस्फाई कर दें कि अब जो है आपने इतने देने हैं और आपने इतने देने हैं। ऐसी सिचुएशन जो हैं वो भी क्या है, इसमें अलाउ है। अच्छा जी, फिर हमारे पास जो है वो कंडीशन ऑफ वारंटी आता है। हमने जो है वो वारंटी, आपको जो है वो थोड़ा बहुत अंदाज़ा होगा। फिर इसके बाद हम डॉक्ट्रेन पढ़ेंगे, फिर प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र है। बस ये ज़्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं। इंशाल्लाह ये दो, अगर मेरे पास टाइम ज़रा थोड़ा सा कम हुआ तो 3 वीडियो में जो है ये एंड हो जाएगा। आई होप कि ये जो है आप लोगों को समझ आ रहा होगा। इन केस कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे बिल्कुल डिस्कस करें, और कोई कमेंट्स हों या कोई जो है वो आइडिया देना चाहते हो तो बिल्कुल मुझसे शेयर कर सकते हैं।